अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 एंड 21। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.18 which states that name the three different conditions that could make A1 cross A2 is equal to 0। मीन्स दैट स्टूडेंट्स, हमने वो तीन कंडीशंस बतानी है जिस पर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? नल वेक्टर के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट A1 क्रॉस A2 मीन्स दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? A1 A2 साइन थीटा एंड n इज द यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने थ्री डिफरेंट कंडीशंस को डिस्कस करना है जिन कंडीशंस पे A1 क्रॉस A2 का रिजल्टेंट 0 के इक्वल आए। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस इज केस 1। इसमें हम लिखेंगे आइदर A1 और A2 is a null vector। फॉर एग्जाम्पल, कि दोनों वेक्टर्स में से किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम A1 और A2 की वैल्यूज में से किसी की भी वैल्यू इस फॉर्मूले में 0 के इक्वल पुट करते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो स्टूडेंट्स, ये थी फर्स्ट पॉसिबिलिटी जिसमें A1 क्रॉस A2 का आंसर क्या आ रहा है? नल वेक्टर। और वो पॉसिबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स? कि A1 और A2 में से कोई भी नल वेक्टर हो। नाउ स्टूडेंट्स, the second possibility is case 2, जिसमें हम लिखेंगे when A1 and A2 are parallel। तो स्टूडेंट्स, पैरेलल के केस में हम थीटा की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे? 0 डिग्री। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर हम डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करें, दिस इज वेक्टर A1 एंड दिस इज वेक्टर A2। तो आप देख सकते हैं दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल के केस में एंगल की वैल्यू क्या ली जाती है? 0 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, अगर हम 0 डिग्री इक्वेशन 1 में पुट करें थीटा की जगह, तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है साइन 0 किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, A1 एज इट इज, A2 एज इट इज, व्हेन वी पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 0 होने की वजह से आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? नल वेक्टर आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी सेकेंड पॉसिबिलिटी। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर हम लास्ट पॉसिबिलिटी को डिस्कस करें तो हम लिख सकते हैं when A1 and A2 are anti-parallel to each other,
कि जब दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों तो स्टूडेंट्स एंटी पैरेलल के लिए थीटा की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री। और स्टूडेंट्स अगर डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करें तो आप देख सकते हैं इफ दिस इज वेक्टर a1 तो a2 क्या होगा स्टूडेंट्स विच विल बी ऑपोजिट टू वेक्टर a1। तो स्टूडेंट्स अगर अगेन हम इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करें a1 will remain as it is, a2 will remain as it is, sin the value of theta is equal to 180 degree। और स्टूडेंट्स sin 180 का आंसर भी क्या होता है sin 180 is equal to 0 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस केस में भी फाइनल रिजल्ट किसके इक्वल आएगा नल वेक्टर के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये थी 3 कंडीशंस जिन पर a1 क्रॉस a2 का आंसर क्या आ रहा है नल वेक्टर। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज आइदर a1 और a2 इज अ नल वेक्टर। सेकंड पॉसिबिलिटी इज इफ a1 and a2 आर पैरेलल टू ईच अदर एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी इज if a1 and a2 are anti-parallel to each other। स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन 2.18 का आंसर। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.19 विच स्टेट्स दैट आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेन द रीजन। हमने बताना है कि दी गई स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या रॉन्ग बट विद रीजंस। फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम implies that it is not moving or not rotating, and the second statement is if coplanar forces acting on a body form a closed polygon then the body is said to be in equilibrium। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट के आंसर को डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट ए। तो स्टूडेंट्स देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। हम फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू भी कंसीडर कर सकते हैं और फॉल्स भी कंसीडर कर सकते हैं और हम दोनों पॉसिबिलिटीज में रीजंस को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है और किस तरह से फॉल्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखते हैं दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स because the body is said to be in equilibrium because the body is said to be in equilibrium if it is moving with constant velocity or rotating with constant angular velocity। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या कह रही थी अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इंप्लाइज दैट इट इज नॉट मूविंग और रोटेटिंग। मींस दैट कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये है कि वो ना तो मूव कर रही है और ना ही रोटेट कर रही है। तो हमने कहा दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इन दोनों केसेस में भी बॉडी इक्विलिब्रियम में मौजूद हो सकती है। तो स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि बॉडी ना मूव कर रही हो ना रोटेट कर रही हो। इक्विलिब्रियम में मौजूद होने के लिए बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव भी कर सकती है और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट भी कर सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स की सेकंड पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया जाए तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे
This statement is true. This statement is true because when a body is not moving, or rotating, then it is in static equilibrium. तो स्टूडेंट्स, ये भी पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है कि बॉडी ना तो मूव कर रही है और ना ही रोटेट कर रही है। तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि बॉडी किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में। तो स्टूडेंट्स, रेस्ट पोजीशन में बॉडी अगर मौजूद है तो ये कौन से इक्विलिब्रियम है? तो स्टूडेंट्स, अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन में मौजूद है तो ये इक्विलिब्रियम की कौन सी टाइप है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो सेकंड स्टेटमेंट में हमने जस्टिफाई किया दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि बॉडी रेस्ट पोजीशन में भी हो सकती है, और रेस्ट पोजीशन के इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं, which states that if coplanar forces acting on a body form a closed polygon, के एक बॉडी के ऊपर लगने वाली जितनी भी कोप्लेनर फोर्सेस हैं, कोप्लेनर फोर्सेस स्टूडेंट्स ऐसी फोर्सेस होती हैं जो एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर एक बॉडी पे लगने वाली कोप्लेनर फोर्सेस एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बना रही हैं, देन द बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी? तो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के आंसर को। नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट की भी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू because when coplanar forces acting on a body in the form of a closed polygon, then the sum of all the forces will be equal to 0. वाई स्टूडेंट्स? जैसा कि हम प्रीवियसली इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी वेक्टर्स हेड टू टेल रूल के मुताबिक इस तरह से अरेंज्ड हों कि वो एक क्लोज्ड शेप बनाएं, और हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का आंसर भी डिस्कस किया था जिसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बना रहे थे। तो स्टूडेंट्स, उस केस में भी हमारा रिजल्टेंट क्या आया था? 0। तो यहां पे भी अगर एक बॉडी के ऊपर n कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और वो फोर्सेस एक क्लोज्ड पॉलीगॉन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो स्टूडेंट्स उन फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 के इक्वल आएगा, नल वेक्टर के इक्वल आएगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहां पर इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0,
then the body is said to be in equilibrium. तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे here first condition of equilibrium is satisfied so the body is in translational equilibrium. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसी स्टेटमेंट की सेकंड पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हैं. तो स्टूडेंट्स, अब हम विद अ रीजन प्रूव करेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो हम लिखते हैं दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स because there may be any torque due to these forces. For example students, अगर बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी तो एग्जिस्ट करती है कि उन फोर्सेस की वजह से बॉडी अगर लीनियर मोशन नहीं कर रही तो बॉडी के अंदर एंगुलर मोशन तो क्रिएट हो सकती है. तो हम कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होने के चांसेस अभी भी मौजूद हैं. तो फिर हम लिखेंगे इन दिस केस सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट सेटिस्फाइड, so the body is not in complete equilibrium. तो स्टूडेंट्स, हमने लिखा कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल टॉर्क जीरो ना होने की वजह से बॉडी के ऊपर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई नहीं हो रही. तो हम कह सकते हैं कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है. तो स्टूडेंट्स, अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आप दोनों स्टेटमेंट्स की कोई भी एक पॉसिबिलिटी को विद रीजन डिस्कस करेंगे. दोनों पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करना जरूरी नहीं है. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पॉसिबिलिटी को कंसीडर करते हैं और डिस्कस करना चाहते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 2.19 का आंसर. स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.20 which states that a picture is suspended from a wall by two strings. कि एक पिक्चर को हमने दीवार के साथ टू स्ट्रिंग्स की मदद से हैंग किया हुआ है. शो बाय डायग्राम द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स for which the tension in the strings will be minimum. स्टूडेंट्स, हमने डायग्राम की मदद से स्ट्रिंग्स की वो कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करनी है, शो करनी है, जिसकी वजह से स्ट्रिंग्स के अंदर मौजूद टेंशन की वैल्यू कम से कम हो. तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को. सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इट इज अ नेल, ये कील है और इस कील के साथ टू स्ट्रिंग्स की मदद से हम एक पिक्चर को हैंग करेंगे और ऑब्वियसली ये कील दीवार के अंदर मौजूद है. तो स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग एंड दिस विल बी द सेकेंड स्ट्रिंग और ये हमारी एक पिक्चर है. नाउ स्टूडेंट्स,
अब हम इसी फिगर में मेंशन करेंगे कि इस फिगर का वेट किस डायरेक्शन में होगा, टेंशन के अंदर स्ट्रिंग की डायरेक्शन क्या होगी, देन हम स्ट्रिंग के अंदर मौजूद टेंशन को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, दिस इज द सेम पिक्चर, इट इज अ नेल, and students, this is the same diagram. Now students, जैसा कि हमें मालूम है इस पिक्चर का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, लेकिन स्टूडेंट्स स्ट्रिंग के अंदर मौजूद टेंशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स नेल होगी। तो अगर फर्स्ट स्ट्रिंग में मौजूद टेंशन को हम T1 से रिप्रेजेंट करें तो स्टूडेंट्स सेकेंड स्ट्रिंग में मौजूद टेंशन की वैल्यू क्या होगी, T2। नाउ स्टूडेंट्स, T1 टेंशन 1 और पिक्चर के फ्रेम के दरमियान जो एंगल आएगा इट इज इक्वल टू थीटा। सिमिलरली T2 और पिक्चर के दरमियान एंगल की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे हम, थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं टेंशन T1 एंड T2 ना तो पैरेलल हैं ना ही परपेंडिकुलर। तो हम इस केस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, दिस विल बी द परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर यहां पर थीटा की वैल्यू है तो यहां पे भी एंगल की वैल्यू क्या होगी, थीटा, और थीटा के ऑपोजिट कौन सा कंपोनेंट होगा स्टूडेंट्स, T1 साइन थीटा। एंड स्टूडेंट्स, इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, T1 cos थीटा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम T2 को भी इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो स्टूडेंट्स T2 के टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन से आएंगे, दिस वन। अगर यहां पर एंगल की वैल्यू थीटा हो तो जो कंपोनेंट थीटा के ऑपोजिट आएगा इट विल बी इक्वल टू T2 साइन थीटा। और स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या आएगी, T2 cos थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डायग्राम में मौजूद तमाम फोर्सेस को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस क्या है। अगर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखें विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस तो स्टूडेंट्स इट इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कि एक्स डायरेक्शन में लगने वाली जितनी भी फोर्सेस होंगी उनका सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम डायग्राम की बात करें तो हम देख सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस वी हैव ओनली two components of forces. First one is T1 cos theta and the second one is T2 cos theta. लेकिन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं T1 की डायरेक्शन क्या है और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि T1 की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स लेफ्ट, और T2 की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स राइट। तो T1 टुवर्ड्स लेफ्ट होने की वजह से हम इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे और T2 राइट साइड पे होने की वजह से इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। स्टूडेंट्स, आप यहां पर T1 cos थीटा को पॉजिटिव भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर T2 cos थीटा को नेगेटिव कंसीडर करना होगा। तो स्टूडेंट्स, समीशन fx में वैल्यूज पुट करें तो आप देख सकते हैं T1 cos थीटा माइनस T2 cos थीटा इज इक्वल टू 0।
नाउ स्टूडेंट्स T1 cos थीटा को जब हम इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, इट बिकम्स पॉजिटिव एंड इट विल बी इक्वल टू T2 cos थीटा। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इक्वल के दोनों तरफ cos थीटा मौजूद है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स फाइनली रिजल्ट क्या आया? T1 इज इक्वल टू T2। कि स्टूडेंट्स इस केस में दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर मौजूद टेंशन की वैल्यू क्या है? सेम है। तो स्टूडेंट्स इस टेंशन की वैल्यू को T1 और T2 की बजाय हम सिंपल T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब अगर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के सेकंड पार्ट को अप्लाई करें, विच इज इक्वल टू समीशन Fy इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि पिक्चर के ऊपर y डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वन इज वेट ऑफ द पिक्चर विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड, और स्टूडेंट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में मौजूद फोर्स को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। एंड स्टूडेंट्स सेकेंड फोर्स विल बी T1 sin theta and the third force will be T2 sin theta। स्टूडेंट्स वेट को बैलेंस करने के लिए T1 एंड T2, स्टूडेंट्स वेट को बैलेंस करने के लिए जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, T1 sin theta एंड T2 sin theta दोनों की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड कंसीडर की जाएगी। दैट्स वाई हम दोनों को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब अगर हम समीशन Fy में वैल्यूज को पुट करें तो हम लिख सकते हैं T1 sin थीटा प्लस T2 sin थीटा माइनस W इज इक्वल टू 0, बिकॉज W डाउनवर्ड है, तो दैट्स वाई हमने W से पहले नेगेटिव का साइन यूज किया है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने यहां पर प्रूफ किया T1 इज इक्वल टू T2 एंड बोथ टेंशंस आर इक्वल टू T, तो हम T1 की जगह भी T को पुट करेंगे, T साइन थीटा, T2 की जगह भी T को पुट करेंगे, T साइन थीटा, और स्टूडेंट्स W को इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, इट बिकम्स पॉजिटिव। Now students T sin theta plus T sin theta, it becomes 2 times T sin theta which is equal to W। Now students यहां से टेंशन की वैल्यू क्या आएगी? W डिवाइडेड बाय 2 sin theta। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टेंशन के लिए एक फॉर्मूला आ गया है which is equal to W weight divided by 2 sin theta। Now students अगर हम टेंशन T की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन में मौजूद डिनोमिनेटर की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा आपका फाइनल आंसर उतना ही कम आएगा। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद है? साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। इसका मतलब है कि हम एंगल की जो मर्जी वैल्यू पुट करें आपका आंसर कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा के लिए। तो स्टूडेंट्स साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई? साइन थीटा इज इक्वल टू 1। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स जब हम इस फॉर्मूला में, जिसको हम इक्वेशन 1 का नाम भी दे सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला किस तरह से चेंज होगा? T इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर क्या आएगा? T इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स ये था टेंशन का फाइनल फॉर्मूला
जिसको देखकर हम बता सकते हैं कि किस केस में दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर मौजूद टेंशन की वैल्यू मिनिमम होगी, जब वेट दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मींस दैट के हाफ वेट टेंशन T1 की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा और हाफ वेट टेंशन T2 की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो स्टूडेंट्स रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे? व्हेन T इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय 2। अब T1 की स्टूडेंट्स वैल्यू क्या है? T1 भी हो सकती है, T2 भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स इस केस में टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स विल बी मिनिमम। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2.20 का आंसर। नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को, विच इज क्वेश्चन नंबर 2.21 एंड इट स्टेट्स दैट कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। मीन्स दैट कि स्टूडेंट्स क्या एक बॉडी अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द रोटेट कर सकती है? तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, नो अ बॉडी कैन नॉट रोटेट about its center of gravity about its center of gravity under the action of its weight। तो स्टूडेंट्स क्यों एक बॉडी अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द रोटेट नहीं कर सकती? तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं रीजन को। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपके सामने एक रिजिड बॉडी ड्रॉ करूं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इट इज अ रिजिड बॉडी। तो स्टूडेंट्स इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होगा? तो स्टूडेंट्स किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर उस बॉडी का सारा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स अब हम इसी ऑब्जेक्ट को इसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड रोटेट करवाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स यही पॉइंट हमारा क्या होगा? पिवट पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, अगर मैं इस पॉइंट को पॉइंट O से रिप्रेजेंट करूं, तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं इन दिस केस पॉइंट O is the pivot point or axis of rotation। और स्टूडेंट्स अगर आप डायग्राम को देखें, इसी पॉइंट पे वेट W एक्ट कर रहा है, जिसको हम फोर्स भी कंसीडर करते हैं, और उसकी डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो स्टूडेंट्स पॉइंट O ही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब एक ही पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन हो और उसी पॉइंट के अलोंग फोर्स एक्ट कर रही हो, तो स्टूडेंट्स इस केस में मोमेंट आर्म की वैल्यू क्या होगी?
जिसको हम आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ मोमेंट आर्म इज 0 इन दिस केस। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम टॉर्क का फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म आर, जिसको हम पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, एंड फोर्स एफ। बट स्टूडेंट्स इन दिस केस द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 0। तो जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स टॉर्क इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय फोर्स, तो फाइनल आंसर भी क्या आएगा? 0। तो स्टूडेंट्स रिजल्ट में हम लिख सकते हैं hence proved torque is equal to 0। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2.21 का आंसर, जिसमें हमने देखा कि अगर हम एक बॉडी को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट रोटेट करवाना चाहते हैं तो उस रोटेशन की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिस पर बॉडी का सारा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने देखा कि इस स्पेसिफिक केस में मोमेंट आर्म की वैल्यू 0 थी। तो जब मोमेंट आर्म भी 0 हो गया तो स्टूडेंट्स टॉर्क की वैल्यू भी क्या होगी? 0। तो रिजल्ट ये निकला कि हम एक बॉडी को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट रोटेट नहीं करवा सकते। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।